गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। आई एम सो सॉरी, मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई नहीं। और वक्त ज़ाया ना करके बात में ज़ाया कर रहे हैं, और वक्त ज़ाया ना करके हम ब्रिटिश कंपनी का आगमन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम पिछली वीडियो में पुर्तगाली कंपनी और डच कंपनी हमने कवर कर लिया था, और मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि इस बार हम ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी कंपनी कवर कर लेंगे, तो बस वही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक, ब्रिटिश कंपनी का आगमन। इसमें आपको 3 सन याद रखना है, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए 1600 ईस्वी, 1608 ईस्वी और 1611 ईस्वी, 3 ईस्वी आप याद कर लीजिए। तो आप जब 3 ईस्वी याद करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे 1600 याद करने की इसलिए आवश्यकता है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और इस समय भारत में कौन शासक था? अकबर शासक था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 1608 में जब पहले कारखाना का जब यहाँ पे स्थापना हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उस समय जहांगीर था शासक, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय अकबर था। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ कि पूछा कैसे गया है। देखिए, क्वेश्चन है ये। इसमें कहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अकबर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय कौन था शासक भारत में? अकबर था। दूसरी चीज़, जब 1608 ईस्वी में हॉकिंस समुद्री रास्ते से जब भारत आने लगा, तो उस समय ब्रिटेन का जो शासक था वो जेम्स प्रथम था, और हॉकिंस जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आ रहा था, जो किसके नाम का था? अकबर के नाम का था, क्योंकि उस समय तो अकबर ही शासक था, तो जेम्स प्रथम ने भी अकबर के नाम का पत्र लिखा था। तो उस समय जब हॉकिंस पहुंचा भारत, तो उस समय शासक हो चुका था जहांगीर, और हॉकिंस को तुर्की बोलना आता था, तो उसने तुर्की बोलकर जहांगीर को प्रभावित कर दिया। जहांगीर तो खुश हो गए, प्रभावित हो गए, क्योंकि वो तुर्की बोल रहा था, कोई अंग्रेज तुर्की बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात थी जहांगीर के लिए। तो वो प्रभावित हो गए, उन्होंने खुश होकर सूरत में पहला कारखाना लगाने की अनुमति दे दी। कब? 1611 ईस्वी में इन्होंने अपनी कंपनी बनाना स्टार्ट कर दी। लेकिन ये कंपनी पूरी कब हुई? 1613 में। काम क्यों रुक गया था कंपनी का? इतना समय क्यों लगा? क्योंकि इस वजह से इतना समय लगा, और भी जो दूसरी कंपनियां थीं, जैसे कि पुर्तगाली कंपनियां थीं, और उन्होंने बहुत दिक्कत खड़ी कर दी थी कि नहीं, हम कंपनी नहीं बनाने देंगे। लेकिन इस वजह से यहाँ पे 1611 में काम स्टार्ट तो हुआ। कहाँ? सूरत में काम स्टार्ट तो हुआ, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरा केस आपको 1611 में सुनने को मिलता है। उसमें कैप्टन मिडल्टन नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था। उसने स्वाली में, कहाँ? स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया, क्योंकि उस समय पुर्तगाली बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। इस वजह से मतलब उनको हराना या परास्त करना बहुत आसान नहीं था। तो जहांगीर इससे प्रभावित हो गए, और उन्होंने प्रभावित होकर मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना लगाने का अधिकार दे दिया। अब इस तरह से पहला कारखाना सूरत में और दूसरा कारखाना मछलीपट्टनम में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में दूसरा कारखाना लगा। ठीक। अब हम आते हैं सुनहला फरमान। तीसरा पॉइंट है, सुनहला फरमान क्या था? तो 1632 में गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, उन्होंने ब्रिटिश को 500 पैगोडा वार्षिक कर, 500 पैगोडा, पैगोडा मैंने आपको बताया था पिछली बार कि पैगोडा क्या होता है। तो 500 पैगोडा वार्षिक कर पर व्यापार करने की छूट दे दी ब्रिटिश को। किसने? गोलकुंडा के सुल्तान ने। कब? 1632 में। सूरत पे इनका कब्ज़ा हो गया, मछलीपट्टनम पे कब्ज़ा हो गया, और उसके बाद गोलकुंडा के आसपास भी इनका कब्ज़ा हो गया था। अब देखिए इनको बम्बई कैसे मिलता है। बम्बई मिलना, बम्बई पे किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। तो उस समय चार्ल्स द्वितीय जो थे, उनकी शादी हुई कैथरीन से।
जिनको कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा भी कहा जाता है। चार्ल्स की शादी हुई कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से, और चार्ल्स द्वितीय कौन थे? इंग्लैंड के राजा थे, और कैथरीन थी पुर्तगाली राजकुमारी। तो पुर्तगालियों ने बम्बई को, जो कि भारत का क्षेत्र था, उसको दहेज में दे दिया इंग्लैंड, चार्ल्स द्वितीय को, यानी इंग्लैंड को। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? 1668 में, कब? 1668 में 10 पाउंड वार्षिक कर पर कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया। तो बम्बई ऐसे मिल गया दहेज में। और उसके बाद हम देखेंगे कि कारखाना और भी जगह इन्होंने स्थापित किया। कहाँ कहाँ? हुगली, कासिम बाज़ार पे और भी दूसरी कंपनी का अधिकार था। किस कंपनी का अधिकार था वो आप पिछले वीडियो में देख के आप बताइए कि कासिम बाज़ार पे और किसका अधिकार था। पटना, राजमहल, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज का भी की भी स्थापना की गई। बंगाल में फोर्ट विलियम की स्थापना। ये दोनों क्या थे? कि किलाबंद चौकी थे अंग्रेज़ों के। और उसके बाद एक भारतीय सूबेदार था अजीमुस्सान। कौन था? अजीमुस्सान। उसने सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर जो गांव था उसको 1300 रुपये में बेच दिया। यानी उसकी जमींदारी अब ब्रिटेन के हाथ में थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। तो इन्हीं तीनों को मिला के कलकत्ता बनाया गया। क्या बनाया गया? कलकत्ता, जो आज का कोलकाता है। किसको किसको मिला के बनाया गया है? सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर। जॉब चॉर्नॉक ने इसे विकसित किया, बाद में कलकत्ता को विकसित किया, जो भी करना था किया। और यही कलकत्ता 1774 से लेके 1911 तक ब्रिटिश की राजधानी थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी अपना कार्य करता था वो इसको कलकत्ता को राजधानी बनाया हुआ था। ब्रिटिश कंपनी में इतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम क्वेश्चन जो भी होगा हम बाद में देखेंगे। अभी हम आगे देख ले रहे हैं, डेनिस देख ले रहे हैं। इसमें जो मेन क्वेश्चन मुझे लगा था बताने का वो यही था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब कौन सा शासक था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसने पहला अपना कारखाना स्थापित किया, तो उस समय कौन शासक था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर और जहांगीर का। तो आप ये याद कर लीजिएगा। और दूसरा चीज़ अब आप बताने चल रहे हैं डेनिस कंपनी। डेनिस कंपनी में कुछ नहीं याद करना है। डेनिस कंपनी में सिर्फ 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट आपको याद करना है। 3 पॉइंट में ये है कि 1616 में इनका भारत आगमन हुआ था। उसके बाद टावनकोर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में डाली थी। वो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि कब ये आए थे और कब इन्होंने पहली फैक्ट्री डाली थी। उसके बाद सेरामपुर में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री डाली थी। और सेरामपुर चिंसुरा के ही आसपास है। मुझे लगता है मैंने आपको बताया होगा कि चिंसुरा कहाँ है। अगर नहीं बताया होगा तो मैप में आप देख लीजिएगा, चिंसुरा के आसपास ही है ये सेरामपुर। उसके बाद 1745 में इन्होंने क्या किया कि सारी कंपनी अपनी ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए डेनिस। और उसके बाद अब आते हैं हम फ्रांसीसी कंपनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें भी आप 3 याद कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ जब युद्ध हम बताएंगे आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, तो उसमें भी हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ था। ठीक है, तो पहला आप याद कर लीजिए 1664, 1668, 1669। 3 डेट आप याद कर लीजिए। तो 1664 में सबसे पहले क्या हुआ कि कोलबर्ट के प्रयासों से कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। ये मंत्री था। कोलबर्ट कौन था? मंत्री था किसका? लुई 14वां का। उस समय फ्रांस में सम्राट कौन था? लुई 14वां सम्राट था उस समय, और इसका ही मंत्री था कोलबर्ट। उसी के प्रयासों से कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और उसके बाद इन्होंने 1668 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री लगाई। देखिए, मामला यहीं से बिगड़ता चल रहा था अंग्रेज और फ्रांस में। देखिए कैसे सूरत में अंग्रेज़ों ने भी अपनी फैक्ट्री डाली थी, फ्रांसीसियों ने भी अपनी फैक्ट्री डाली। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री 1669 यानी 1669 में इन्होंने डाली। और कहाँ डाली? मसूलीपट्टनम, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने भी दूसरी कंपनी डाली थी। और ये जो है गोलकुंडा के शासक से अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया था, तब इन्होंने मछलीपट्टनम में डाला था अपनी कंपनी डाली थी। हाँ,
तो आपने देख लिया, पहली कंपनी सूरत, दूसरी कंपनी मछलीपट्टनम। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि जो फ्रांसिस मार्टिन हैं, उन्होंने शेर खां लोधी से एक गांव प्राप्त करके फ्रांसीसी बस्ती बनाई, जिसे पौंडीचेरी कहा गया, जो आजकल पुदुचेरी भी जिसको कहा जाता है एक्चुअली, तो उस समय पौंडीचेरी कहा गया। तो ये किससे फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया था, किससे लिया था? शेर खां लोधी से एक गांव लिया था और उसी को जो है मतलब फ्रांसीसी लोगों को उसमें बसा दिया और फिर उसका नाम रख दिया पौंडीचेरी। तीसरा, इन्होंने तीसरी कंपनी चंद्रनगर में स्थापित की। कराईकल माहे पर भी इन्होंने कब्जा किया। कराईकल माहे आप देखेंगे तो ये मालाबार तट आप देखेंगे तो उसके ही पास है कराईकल माहे। अगर आप कहेंगे तो आपको मैं मैप में भी दिखा दूँगी। तो कराईकल माहे पर भी इनका कब्जा हो गया। ये चीज़ आपको याद करने वाली है, ये आप याद कर लीजिएगा कि कहा जाता है कि मतलब पौंडीचेरी की स्थापना किसने की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। और कराईकल माहे ये सब इन सब पे किसका मतलब किसका अधिकार था, किसने विजित किया था बाद में तो ये सब भी फ्रांसीसी कंपनी के ही नगर थे। तो ये सब नगर याद करने वाली चीज़ें याद कर लीजिएगा आप। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे इन लोग में युद्ध जो हुआ, भारत जैसे संसाधन संपन्न देश को उपनिवेश बनाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस दोनों में होड़ लगी थी। मैंने आपसे पहले ही बताया कि मामला शुरू से ही बिगड़ रहा था और बिगड़ते बिगड़ते बात बहुत बिगड़ गई। अब क्योंकि भारत इतना संसाधन संपन्न देश था, हिंदुस्तान इतना संसाधन संपन्न देश था कि उसमें इतनी कंपनियां होड़ में लगी ही थी, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन इन दोनों में तो कुछ ज़्यादा ही होड़ लग गई थी भारत को उपनिवेश बनाने के लिए। तो परिणाम क्या था? परिणाम यही था कि अब युद्ध होता, क्योंकि जब दोनों किसी एक के लिए लड़ रहे हैं तो उसके लिए झगड़ा तो होगा ही, और झगड़ा युद्ध में परिवर्तित हो गया। आप देखिए कैसे पहला युद्ध हुआ, अब उसका कब हुआ और कारण क्या था और किस संधि से झगड़ा रुका और परिणाम क्या था, ये मैंने इसका बना दिया है मैंने पॉइंट। आप मतलब एक टेबल मैंने बना दिया है, आप भी अपने हिसाब से इसको बना के याद कर सकते हैं। अगर आपको यही पसंद है तो आप यही बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 1748 के बीच हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यूरोप में भी आप देखेंगे, आप पहले हिस्ट्री पढ़िएगा आप जब, तो देखेंगे कि जो यूरोप में युद्ध हो रहा था उसी का विस्तार आपको भारत में भी देखने को मिल रहा था, उसी का विस्तार था। तो फ्रांस और ब्रिटेन में यूरोप में युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके, जिसका परिणाम ये था कि भारत में भी फ्रांस और ब्रिटिश कंपनी में या ब्रिटिश लोगों में युद्ध शुरू हो गया। और वो युद्ध शुरू हुआ था, एक इस पे क्वेश्चन था, हम ढूंढ रहे हैं, अगर हमको मिल जाए वो क्वेश्चन हम आपको दिखा देंगे। क्वेश्चन ये था, हाँ पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेके हुआ था, लेकिन भारत में क्या कारण था, मतलब तत्कालिक कारण क्या था कि भारत में भी युद्ध शुरू हो गया, भारत और फ्रांस में, सॉरी भारत फ्रांस में नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस में। तो ये कारण था कि जो जहाजी बेड़ा था फ्रांसीसियों का, तो वो अंग्रेज़ों द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था और इसी कारण भारत में भी ब्रिटेन और फ्रांस में लड़ाई शुरू हो गई। यूरोप में क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था और भारत में इससे झगड़ा शुरू हो गया। इस पे एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये क्वेश्चन मुझे मिल गया है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है ये। इसमें कहा है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो तात्कालिक कारण था, अब इसमें आपको देखिए ये पॉइंट भी पहला दिया है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, दूसरा है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, तीसरा है कर्नाटक की राजगद्दी की जंग और चौथा है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो आप तुरंत लगा देंगे बी पे, क्योंकि मोस्ट फेमस यही रहता है, लेकिन ये नहीं होगा। जो भारत में कारण उत्पन्न हुआ था उस समय वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो ऑप्शन डी विल बी ट्रू। ओके, तो अब देखिए एक क्वेश्चन और भी आप देख लीजिए, कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था?
इसको जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, इसको प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो इसमें पूछेंगे कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ है, क्वेश्चन आया। अंग्रेजों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, फ्रांसीसियों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डी विल बी ट्रू, कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहा जाता है, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, सॉरी तीनों कर्नाटक युद्ध। एक क्वेश्चन ये भी अभी मैंने आपको पढ़ाया, शायद ये आपको आ जाए अच्छे से। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। तो अभी अभी मैंने बताया किसके समय में, लुई 14वां के समय में हुआ था। तो ये है ऑप्शन। तो क्वेश्चन भी लगेंगे, आप पढ़ लेंगे इसको तो क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। तो हाँ, अब आते हैं हम द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था। वो 1749 से 54 में हुआ था, पहली चीज़। और ये हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप की वजह से हुआ था। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप की वजह से हुआ था। इसकी कहानी अगर आप कहें तो मैं बता दूंगी, क्योंकि इसके पीछे का बैकग्राउंड आप जान जाएंगे तो शायद आपको याद हो जाएगा। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड जानने के लिए हम मेरी नोट्स में पीछे चलते हैं, तो शायद आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि क्या कारण था। तो ये मेरी नोट्स है, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, कोई बात नहीं, बस आपको समझना ये है कि देखिए क्या था कि हैदराबाद में 1748 में निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात गद्दी के दो दावेदार मुजफ्फर जंग और नासिर जंग आपस में संघर्ष करने लगे। और उधर कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन को उसके दामाद चंदा साहिब ने चुनौती दे डाली। फ्रांसीसी कंपनी ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का साथ दिया, अतः बदले में ब्रिटिश ने उनके विरोधियों का साथ दिया, इसी क्रम में दोनों कंपनियों के बीच टकराहट हो गई। अंत में 1754 में युद्ध समाप्त हुआ तथा एक तरफ हैदराबाद पर फ्रांसीसी कंपनी का वर्चस्व स्थापित हुआ तो कर्नाटक पर ब्रिटिश कंपनी का। तो ये कारण था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पे, जो मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो 1754 में ऐसा हुआ, मैंने अभी आपको बताया। तो पौंडीचेरी की संधि से ही ये युद्ध समाप्त हुआ था, और प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था एक्स-लॉ-सॉपल की संधि से, और इसमें फ्रांस विजय हुए थे। कौन? फ्रांस की विजय हुई थी पहले आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में, और दूसरे में हैदराबाद में फ्रांस, जैसा कि मैंने अभी बताया, हैदराबाद में फ्रांस और कर्नाटक में ब्रिटेन। उसके बाद तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, ये जो निर्णायक युद्ध था। तीसरा निर्णायक युद्ध कहने का मतलब ये है कि इसमें कन्फर्मेशन ये हो गया कि कौन भारत में टिकेगा। तो ये हुआ था 1758 से 63 के बीच में। आप ये देखिए, 1764 में अगर आपको बक्सर का युद्ध याद हो जाएगा तो आपको ये याद हो जाएगा कि उसके पहले 58 से 63 यानी 63 तक चला था तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो चला था बक्सर युद्ध के पहले। तो ये सब जो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध था उसी का विस्तार था, जो कि यहाँ भी देखने को मिला था। और तत्कालिक कारण के लिए भी आपको मैं आप कहेंगे तो मैं बता दूंगी, आगे एक्सप्लेन कर दूंगी ये पूरी चीज़ें कि क्या थी, भारत में कैसे ये युद्ध हुआ और इसके पीछे क्या कहानी थी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो ही मैं बताऊंगी, अदरवाइज अगर आपको इतनी ही जानकारी करनी कि सप्तवर्षीय युद्ध था यूरोप में, उसी का विस्तार था। और ये इस युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से, यानी यूरोप में जब पेरिस की संधि से वहाँ पर यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध समाप्त हो गया पेरिस की संधि से, तो उसी वजह से यहाँ पे भी समाप्त हो गया। और यहाँ 1760 में एक वांडीवास का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। ये देखिए 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, और वही निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांस की बुरी तरीके से हार हुई थी और यहाँ से पैकअप हो गया था फ्रांस का, और अब ब्रिटेन का फुल टू फुल शासन था। तो ये था हमारा
ब्रिटिश से लेकर फ्रांसीसी कंपनी तक का जो भी विवरण था मैंने आपको दिया। आपको अगर कुछ और जानना है, अगर आप कुछ और कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और बताऊं नई चीज़ें, तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो बताइएगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, मैं क्वेश्चन भी इस पे लगवाऊंगी। ये नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो क्वेश्चंस पे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन में। मैंने अभी तक जितने बताए हैं उस पर मैं क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करवाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो मेरा सिर्फ क्वेश्चन का होगा, तो आप उसको भी देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।